हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। यह सभी ब्रांचों का एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। कोई कोई आपका थर्ड सेमेस्टर में होता है तो किसी किसी ब्रांच में आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर में से जो है पढ़ने को मिलता है। अगर हम बात किया जाए एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, पहले आपका ये एनवायरमेंट स्टडीज केवल हुआ करता था। उसके बाद से नवंबर में आपका एक नोटिस आया था। नोटिस में आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के कुछ आपके 2 चैप्टर का नाम जो है चेंज कर दिया गया, यानी सिलेबस को चेंज करके आपका जो है एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया गया। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, किसमें आपको टोटल कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और उस चैप्टर में कौन कौन से आपके टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आप सभी लोग, और उसमें भी आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, थी उसमें आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आप जो है पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद से सेकंड चैप्टर आपका एयर पोल्यूशन, थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, एंड फोर्थ चैप्टर आपको है सॉइल पोल्यूशन। इसी प्रकार से आपका जो फिफ्थ चैप्टर है आपका नॉइज पोल्यूशन है। इसके बाद से ये सारे चैप्टर आपके ऑलरेडी पहले से थे पुराने वाले सब्जेक्ट में, लेकिन जो नए सब्जेक्ट में जोड़ा गया आपको 2 चैप्टर जोड़ा गया। फर्स्ट है आपका डिजास्टर कॉज एंड हैजार्ड, एंड लास्ट चैप्टर आपका जोड़ा गया डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो आइए समझते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको कौन कौन सा आपको टॉपिक से डिटेल पढ़ने हैं। फर्स्ट जो चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका जो पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में आपके जानेंगे, इकोलॉजी क्या होता है। इसके बाद आप समझेंगे इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में समझना है। उसके बाद से आपको देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है यही पूछा जाता है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपके पढ़ने हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि समय के साथ जो है रिन्यूअल किए जा सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आपका जो सूर्य है, सूर्य आपकी कभी खत्म नहीं होती, तो हम क्या कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी हमारा जो है एक प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी होगा। वहीं पर अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में आपको जो है पढ़ना है। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, ये जो टॉपिक आपका पहले आपका 6th और 7th चैप्टर में हुआ करता था, अब इस 6th और 7th वाले टॉपिक को आपको जो है पहले चैप्टर में ही आपका ऐड कर दिया गया। इसमें कि आपको क्या पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, एसिड रेन आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होते हैं। और ये जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्लियर। चलिए उसके बाद से सेकंड चैप्टर की बात किया जाए, सेकंड चैप्टर आपका एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है वायु प्रदूषण होता क्या है, एंड सेकंड टॉपिक जो आप पढ़ेंगे फिर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन कहां से आता है, वायु प्रदूषण कहां से होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो एयर पोल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, वह ह्यूमन के हेल्थ पे, यानी कि मानव के हेल्थ पे किस प्रकार से प्रभाव डालता है, किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। किस प्रकार से एयर पोल्यूशन हमारी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से किस प्रकार से हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो आपका प्लांट, यानी कि जो पावर प्लांट वगैरह होते हैं उन पर किस प्रकार से आपका इफेक्ट डालता है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और किस प्रकार से आपका एयर पोल्यूशन जो है एनिमल्स पर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इसमें आपको टोटल जो है 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा एयर पोल्यूशन का, इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा एयर पोल्यूशन का, प्लांट पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा एयर पोल्यूशन का, उसके बाद से एनिमल्स पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। इसके बाद से जो सेकंड टॉपिक आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड। देखो सबसे पहले आपने पढ़ लिया एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद से आपने पढ़ लिया एयर पोल्यूशन कहां से आता है, फिर उसके बाद से आपने पढ़ लिया एयर पोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना होगा एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, यानी कि अब आप पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ध्यान समझना कि गवर्नमेंट के द्वारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा एक्ट बनाया, उसी 2 एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से एक्ट आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले आप एक्ट पढ़ेंगे 1981 के एक्ट के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है 1986 के एक्ट के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यानी कि एनजीटी।
ये तो आपकी संस्था है। इन दोनों संस्था के कार्य प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना होगा कि ये इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। आई होप आपको सेकंड चैप्टर भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर करने हैं। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर आपका वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे भी आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है वाटर पोल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज, कौन कौन सी अशुद्धियां जो है वाटर में जो है घुली हुई होती हैं। तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सेकंड टॉपिक आप पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां होती है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज देखने को मिलते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन अगर आपका वाटर प्रदूषित है तो किस कारण से आपका वाटर प्रदूषित है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब जो वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, अब इसका सोर्स क्या है, कहां से वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, वाटर पोल्यूशन का ह्यूमन के हेल्थ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व्ड O2, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व्ड O2, BOD, COD एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। यानी कि आपको 3 मेथड के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व्ड O2 क्या है, BOD क्या है, COD क्या है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस चर्चा करना होगा, क्योंकि इन तीनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछता है कि इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना है कि वाटर पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद से सेम वही चीज, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इस वाटर को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल कर लिए एक्ट बनाएंगे, बहुत सारे एक्ट बनाएंगे, उस एक्ट में से आपको पढ़ना है 1974 का एक्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन टू वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यानी कि एक्ट 1974। ठीक है, एक एक्ट के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चौथा चैप्टर है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं मृदा प्रदूषण, यानी कि मिट्टी जब प्रदूषित हो जाती है उसी को हम कह रहे हैं मृदा प्रदूषण। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मिट्टी किस तरीके से प्रदूषित हो रही है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जैसे कि जो भी कूड़ा करकट, जैसे आप कह देते हैं कचरा, ठीक है, जो भी आप कचरा कह देते हैं उसी कचरे के टाइप्स को आपको पढ़ना होगा। आपने देखा होगा कुछ गीले कचरे होते हैं, कुछ सूखे कचरे होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सॉलिड वेस्ट के आपको कचरे के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो किसके बारे में आपको पढ़ना है, सूखे कचरे के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कौन कौन से हाउस होल्ड, यानी कि जो घर से कचरे निकलते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। हॉस्पिटल के बारे, हॉस्पिटल से और फ्रॉम एग्रीकल्चर से किस प्रकार से जो है सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। बायोमेडिकल के द्वारा कौन कौन से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। एनिमल वेस्टेज एंड ह्यूमन वेस्टेज, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ह्यूमन वेस्ट, सेडिमेंट्स एंड ई वेस्टेज के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ना होगा इसमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत सारे वेस्टेज हैं सॉलिड वेस्टेज के अंदर, ये सारे के सारे आपको चीजें पढ़नी है। उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि जो सॉलिड वेस्टेज आप पढ़ रहे हैं इसके क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्टेज, यानी कि आप जो सॉलिड वेस्ट है, आपको पता है बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है ह्यूमन हेल्थ पे। तो ये जो इनको किस प्रकार से डिस्पोज किया जाए कि ये जो है ह्यूमन हेल्थ पे या फिर कह सकते हैं एनिमल हेल्थ पे जो है किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आप उसको जो है डिस्पोज कर सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद से जो आपका 5th चैप्टर आता है वो है आपका नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, ध्वनि प्रदूषण कहां से होता है, ठीक है, कैसे, क्या क्या सोर्सेज हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है ध्वनि की यूनिट के बारे में आपको पढ़ना है, ध्वनि की मात्रा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है ये, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है कि ये जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है इसका ह्यूमन हेल्थ पर या फिर एनिमल हेल्थ पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है कि जैसे ह्यूमन है, हम ह्यूमन हैं तो हम एक लिमिट हद तक जो है कुछ ध्वनि को सुन सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लिमिट बढ़ा दिया जाए फ्रीक्वेंसी की तो क्या होता है, हम इरिटेट होने लगते हैं या फिर हमारे कान या फिर नाक से जो है खून बहने लग सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल क्या है, यानी कि कौन सा एक्सेप्टेबल नॉइस है जहां तक हम जो है एक प्रॉपर क्लियर सुन सकते हैं। अगर धीमा बोला जाए तो भी हम नहीं सुन सकते, तेज बोला जाए तो भी हमें चीज जो है समझ में नहीं आती। तो क्या ऐसा लेवल है, कौन सा ऐसा एक्सेप्टेड लेवल है जहां पे मनुष्य को प्रॉपर सुनाई दे सकता है। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइस पोल्यूशन। अब ये जो ध्वनि प्रदूषण है आप इसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिससे आप ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपको पांचवें चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अब चलते हैं नए चैप्टर की ओर, जो कि आपका छठा चैप्टर है, डिजास्टर कॉजेज एंड हजार्ड। अब इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है डिजास्टर कॉज क्या है, हजार्ड क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से जो आपका सेकंड टॉपिक आप पढ़ेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जैसे आपका बाढ़ आ जाता है कभी कभी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सुनामी आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, ये सारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। इन सबके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। अब आपको पढ़ना है इंडिया के अंदर जो है नेचुरल डिजास्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि कौन कौन से आपको क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सुनामी के बारे में। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है फ्लड यानी कि बाढ़, जो बाढ़ आता है, बाढ़ के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आप पढ़ना है ड्रॉट। ड्रॉट को हिंदी में कहते हैं, आपने ड्रॉट पहली बार सुना होगा इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं सूखा। क्या कहते हैं इसे? सूखा कहते हैं, अंत्येष्टि, ठीक है, सूखा कहते हैं। लैंडस्लाइड यानी कि जो जमीन खिसक जाती है, आपने सुना होगा उत्तराखंड की जमीन बहुत ज्यादा खिसक जाती है, ठीक है, तो वह लैंडस्लाइड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपका थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, ठीक है, यानी कि जो आपके तूफान वगैरह आते हैं उन सब के बारे में आपको जो है, आंधी तूफान जो आते हैं उनके बारे में यहाँ पे सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो पांचवा चैप्टर जो आपका मोस्टली क्या है, डिजास्टर कॉज यानी कि डिजास्टर के कौन कौन से कारण है, एंड हजार्ड के बारे में आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको पढ़नी है। आई होप आपको छठा चैप्टर भी क्लियर समझ में आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर करने हैं। चलिए लास्ट चैप्टर पे चलते हैं। लास्ट चैप्टर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जितने भी कॉजेज हैं, जितने भी डिजास्टर हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना होगा फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में क्या पढ़ते हैं? फ्रेमवर्क में देखो एक ऐसी चीजें बताई जाती है, जैसे कि बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ अपन उपाय देते हैं। क्या देते हैं? उपाय देते हैं कि अगर हम ऐसी ऐसी चीजें कर लें तो हम इन सारी आपदाओं से, हम इन सारे डिजास्टर से क्या पा सकते हैं, हम इन सारे डिजास्टर से निजात पा सकते हैं, यानी कि हम इनसे जो है बच सकते हैं। अब इन्हीं मॉडल के बारे में आपको पढ़ना होगा। कौन कौन से मॉडल है? देखो एक है यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है योकोहामा। योकोहामा स्ट्रेटेजी फॉर सेफर वर्ल्ड 1999, ठीक है, यानी कि एक योकोहामा एक शहर है जापान में, क्या समझना है, योकोहामा एक शहर है जापान में। जापान में उस योकोहामा शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1999 में हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कुछ बातें क्या क्या बनाया, कुछ रूल्स बनाया गया कि अगर हम ऐसी ऐसी चीजें कर लें तो हम इस डिजास्टर से बच सकते हैं। तो उसी फ्रेमवर्क के बारे में आपको पढ़ना है कि आपको वहां का कौन कौन सा स्ट्रेटेजी था सेफर वर्ल्ड के लिए कि किस प्रकार से डिजास्टर से बचा जा सकता है। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ह्योगो फ्रेमवर्क। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शंस, HFA फुल फॉर्म। ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन को क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में HFA कहते हैं। 2005 से लेकर के 2015 तक, यानी कि ये जो ह्योगो फ्रेमवर्क है, ये जो ह्योगो मॉडल था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कौन कौन से उपाय बताए, इन्होंने जो है 2005 से लेकर के 2015 के बीच में जो है इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो है अपने चीजें बताई कि अगर हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इस प्रकार से हम डिजास्टर जो है निजात पा सकते हैं, या फिर इससे जो है बचा जा सकता है। इनका एक मॉडल था 2005 से लेकर 2015 तक के लिए इन्होंने बताया था। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2015 से लेकर के 30 तक, यानी कि ये जो फ्रेमवर्क आया था 2015 में आया था, और इन्होंने कब तक बोला कि 2030 तक के लिए है ये फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इन तीनों फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। योकोहामा स्ट्रेटेजी क्या है, या फिर ह्योगो फ्रेमवर्क क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इन तीनों फ्रेमवर्क के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस इन इंडिया, यानी कि डिजास्टर जो है, यानी कि जो आपकी आपदाएं हैं उसको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए किस प्रकार से आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसको प्रिपेयर्ड होने के बाद अगर मान लो कोई डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है, तो किस प्रकार से आप जो है उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से आप जो है बच सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आपको दो चीजें यहाँ पे आपको पढ़ना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA के गाइडलाइंस के बारे में पढ़ना है कि यानी कि ये जो अथॉरिटी है, ये जो संस्था है, इस संस्था के द्वारा कुछ गाइडलाइंस बताए गए, कुछ नियम नियमावली बताए गए कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके देश में या फिर क्षति का जो है कम से कम जो है नुकसान होगा, ठीक है, चाहे वो जान माल के नुकसान हो, चाहे आपका जान का नुकसान हो, चाहे आपका जो किसी प्रकार के सामान के नुकसान हो, तो कम से कम नुकसान देखने को मिले। फिर उसके बाद से जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है चैप्टर का वह है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक नेशनल पॉलिसी बनाइए, एक राष्ट्रीय नीति बनाइए। कौन कौन सी वो नीति है, उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए, कौन कौन सी ऐसी चीजें बताई गई जिससे आप ये सारे डिजास्टर से बच सकते हैं, ये सभी चीजों को मैं कवर करूंगा। और ये आया था सन 2009 में। तो आई होप आपको एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर 7 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको समझ में आ गया होगा इन 7 चैप्टर के अंदर कौन कौन से आपको डिटेल टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं। ये छठा और 7वां चैप्टर नया ऐड किया गया, बाकी के सारे चैप्टर आपके पुराने थे। जो पहले सिलेबस में आपके लास्ट में था कि 7वें चैप्टर में था, वो क्या कर दिया गया, कुछ टॉपिक्स को पहले चैप्टर में ऐड कर दिया गया है।
ठीक है। तो आई होप आपको सारा का सारा चैप्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिलेबस समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही इसके फर्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।